नमस्कार, हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी 10 जून की रात को अपने आवास पर अपने जो 7RCR जो अब लोक कल्याण मार्ग हो चुका है वहां पर विदेश से लौटे 7 डेलीगेशन से मुलाकात की। सातों डेलीगेशन आपको पता है कि विदेश गए थे और साथ में डिनर किया। दुनिया में भारत के पक्ष को रखने के लिए और खासकर पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए यह डेलीगेशन विदेश गया था, जिसे भारत का आउटरीच कार्यक्रम कहा गया था। यानी आप कह सकते हैं कि इसी आउटरीच कार्यक्रम के लिए कई देशों की यात्रा करने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से नरेंद्र मोदी ने कल रात मुलाकात की। फिलहाल यह कहा नहीं जा सकता है कि प्रधानमंत्री के साथ इस डेलीगेशन की जो ये मुलाकात हुई वो औपचारिक थी या अनौपचारिक थी, क्योंकि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने खुद कहा है कि यह बिल्कुल औपचारिक मुलाकात नहीं थी, यानी अनौपचारिक थी। हम लोगों ने जो रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दी वो उन्होंने प्रस्तुत भी नहीं की, यानी उसको दूसरों के सामने पेश नहीं किया, उस पर कोई चर्चा नहीं की। ये बात शशि थरूर कह रहे थे। गौर करने वाली बात दोस्तों यहां यह है कि शशि थरूर ने यह जिक्र खेद के साथ नहीं बल्कि खुशी के साथ किया, प्रसन्नता के साथ किया है कि प्रधानमंत्री ने अनौपचारिक मुलाकात की है, डिनर किया है साथ में। प्रधानमंत्री के आवास पर हुए इस मेल जोल कार्यक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मोदी के बगल में शशि थरूर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी भी प्रधानमंत्री से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। वहीं आनंद शर्मा जो कांग्रेस के ही नेता हैं और सलमान खुर्शीद, इनके साथ भी नरेंद्र मोदी मुस्कुराते हुए मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के साथ तो ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। चंद कांग्रेस नेताओं से इस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों मिल रहे हैं, ये सवाल अब उठने लगे हैं। हो सकता है कि उनकी अन्य दलों के नेताओं से भी इसी तरह हंसी खुशी की बातचीत हुई हो, भेंटवार्ता हुई हो, लेकिन उनके वीडियो और तस्वीरें इतने वायरल क्यों नहीं किए गए, ये भी सोचने वाली बात है। वैसे सबसे ज्यादा विचारणीय पहलू तो यहां पे यह है दोस्तों कि देश के मुखिया को यानी प्रधानमंत्री को इतने सांसदों के साथ हंसी ठहाके लगाते हुए, खाते पीते हुए देखकर पहलगाम पीड़ितों के दिलों पर क्या बीत रही होगी। वो तो अब तक इस इंतजार में थे कि आतंकवादियों को धरती के आखिरी छोर तक जाकर पकड़कर लाने का, उन्हें खत्म करने का ऐलान करने वाले नरेंद्र मोदी अपने वादे को पूरा करेंगे। लेकिन 1.5 महीने बाद पीड़ितों के जख्म तो हरे ही हैं और ऐसे में सरकारी हंसी ठिठोली उनके जख्मों पर नमक के समान लग रहा होगा। जैसा आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद 6 और 7 मई की आधी रात को यानी दरमियानी रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी, जो 10 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम की सूचना के बाद समाप्त कर दिया गया, यानी सीज फायर की घोषणा कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। हालांकि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है बल्कि जारी है, लेकिन इसके तहत आगे और क्या कार्रवाई हुई है इसकी अभी तक हम लोगों के सामने कोई जानकारी नहीं आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से युद्ध विराम यानी सीज फायर की सूचना पहले कैसे आई? क्या अमेरिका ने वाकई भारत और पाकिस्तान के संबंधों में दखल अंदाजी की है? क्या यह शिमला समझौते का उल्लंघन नहीं है जिसमें यह करार हुआ था कि दोनों देशों के बीच किसी भी मामले में तीसरा देश या तीसरे पक्ष को आने नहीं दिया जाएगा? अगर पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया है तो क्या भारत भी उसी रास्ते पर चल रहा है? या क्या पाकिस्तान ने अगर ऐसा किया तो भारत ने उस पर क्या किया, क्या प्रतिक्रिया दी? या भारत और पाकिस्तान दोनों इस मसले पर एक हो गए हैं कि अब हम दोनों के बीच तीसरा पक्ष आ सकता है? क्या नरेंद्र मोदी ने अपने पूर्ववर्ती शासकों की बनाई विदेश नीति का त्याग कर कोई नई विदेश नीति बना ली है? ऐसे कई सवाल हैं दोस्तों जिनके जवाब की उम्मीद, अपेक्षा सरकार से थी, लेकिन प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है अभी तक। बल्कि देश को बताया गया है कि अब 7 प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में जाकर आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख की जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा, किस तरह पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, इस बारे में दुनिया को आगाह करेंगे ये 7 डेलीगेशन। खास बात यह रही कि इन डेलीगेशंस को यानी इन प्रतिनिधि मंडलों में सभी दलों के नेता शामिल थे। बहुत अच्छी बात है, खास बात है ये। 7 डेलीगेशन में नेतृत्व की कमान रविशंकर प्रसाद को, वैजयंत पांडा को, संजय कुमार झा को, कनिमोझी करुणानिधि को, सुप्रिया सुले को, शशि थरूर को और श्रीकांत एकनाथ शिंदे को सौंपी गई थी। इनके नेतृत्व में 51 नेताओं और 8 राजदूतों ने 33 देशों में जाकर 33 कंट्रीज में जाकर भारत सरकार का पक्ष रखा।
एक बारगी देखने पर यह पहल ठीक लगी कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सभी दलों को साथ लेने और उन्हें अपनी टीम को लीड करने का मौका भी दिया। लेकिन गहराई से सोचें तो इसके जरिए मोदी ने एक बड़ा खेल करने की कोशिश की। जरा गहराई से सोचिए। डेलीगेशन को भेजकर वह खुद देश के भीतर उनसे पूछे जा रहे कई सवालों के जवाब देने से बचते रहे। डेलीगेशन उधर हिंदुस्तान के बाहर रहा, 33 देशों की यात्रा पर रहा, और इधर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के अंदर पश्चिम से पूरब तक गए। आप याद कीजिए, गुजरात गए, राजस्थान गए, उसके बाद पश्चिम बंगाल गए, सिक्किम नहीं जा सके लेकिन सिक्किम को संबोधित किया, फिर बिहार गए, उत्तर प्रदेश गए, मध्य प्रदेश गए। इन तमाम राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, लेकिन कहीं भी उन्होंने आतंकवाद के खात्मे के लिए क्या किया है और उनके ऊपर जो उठ रहे हैं सवाल उसके क्या जवाब होंगे, ये न देकर वो साफ साफ सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर की वाहवाही और पाकिस्तान को मजा चखा देंगे अगर वो आंख उठाकर भी देख लिया तो। लेकिन अभी तक जो हुआ उसको लेकर उन्होंने कुछ नहीं किया। उस जगह पे खासकर कश्मीर का जो पहलगाम है वहां नरेंद्र मोदी नहीं गए। वो गए जम्मू कश्मीर में भी जम्मू गए और जम्मू में भी कटरा, जहां उनको रेलवे का उद्घाटन करना था, उस ब्रिज का, चिनाब के ऊपर बने हुए ब्रिज का उद्घाटन करना था। उधर कांग्रेस के ऐसे सांसदों को डेलीगेशन का हिस्सा नरेंद्र मोदी ने बनाया जो आसानी से भाजपा के दबाव में, प्रेशर में आ सकते थे। इसके प्रमाण यानी प्रूफ भी सामने आ गए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, जो गोड्डा से सांसद हैं, आप जानते हैं, और वो लगभग हर दिन जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को लेकर झूठी बातें सोशल मीडिया के जरिए फ्लोट करते रहे, सामने लाते रहे और इस गलत दस्तावेजों को ऐतिहासिक तथ्य बताकर पोस्ट करते रहे सोशल मीडिया पर। यहां तक कि 10 जून की रात को जब प्रधानमंत्री आवास पर सारे लोग डिनर पार्टी और एक अनौपचारिक मुलाकात के लिए मौजूद थे, जिसकी चर्चा शुरुआत से कर रहा हूं, उस समय भी निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट में विदेश नीति का कबाड़ा करने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। यानी शशि थरूर के बगल में खड़ा एक इंसान जो भाजपा का सांसद है, निशिकांत दुबे, वो उसी वक्त कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस की विदेश नीति का कबाड़ा करने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहा है। और उसके बगल में शशि थरूर बैठकर नरेंद्र मोदी से हंसी ठिठोली कर रहे हैं, उनकी वाहवाही कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं। एक ने भी इसका प्रतिकार नहीं किया, चाहे वहां पर शशि थरूर रहें, चाहे सलमान खुर्शीद रहें, चाहे मनीष तिवारी रहें या आनंद शर्मा रहें। निशिकांत दुबे की आलोचना किसी ने नहीं की। प्रधानमंत्री के सामने आपत्ति नहीं जताई कि एक तरफ आप सारे दलों को साथ होने की बात कर रहे हैं और अपने सांसद, जो आपके सांसद जो हैं, वो इस तरह की गलत बयानी कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या मोदी अब कांग्रेस में फूट डलवाने की कोशिश में हैं? पिछले 11 वर्षों की उनकी उपलब्धियों में एक खास बात तो यह है कि उन्होंने कई कांग्रेस के दिग्गजों को भाजपा में शामिल कर लिया या कांग्रेस से बाहर करवा दिया। कुल मिलाकर अब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को सोचना होगा कि लंगड़े और बारात के घोड़े को वो कैसे अलग करें। जैसे आप याद कीजिए कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में भाषण में कहा था कि 3 तरह के घोड़े होते हैं जो हमारी पार्टी में भी हैं। एक बारात का घोड़ा है, एक रेस का घोड़ा है जो रेस में भाग लेता है, और एक लंगड़ा घोड़ा है। और इन सबको अलग करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, खासकर लंगड़े घोड़े को। लेकिन यहां लंगड़े और बारात के घोड़ों को अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे अलग करते हैं, यह देखना होगा। और रहा सवाल आउटरीच कार्यक्रम का, तो उसकी सार्थकता तब होती जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग दिखाई देता। फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। मोदी की विदेश नीति की विफलता तो तभी दिख गई जब उन्हें ऐसे प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजने पड़े। अगर नहीं भेजते मोदी, अगर मोदी के नेतृत्व की, मोदी की लीडरशिप की दुनिया कायल होती, तो अमेरिका समेत तमाम देश भारत और पाकिस्तान को एक ही पलड़े पर नहीं रखते। अब भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के नेतृत्व को, वहां की लीडरशिप को मजबूत बता रहे हैं, और यह तब हुआ जब शशि थरूर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में ही था। एक तरफ अमेरिका में शशि थरूर, उनका प्रतिनिधिमंडल जो 7 लोगों की टीम थी, वो अमेरिका में था, और उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि पाकिस्तान का जो लीडरशिप है, वहां का जो नेतृत्व है, वो मजबूत है। यह बात उसी वक्त हो रही थी। मोदी को दुनिया को संदेश देना था तो संसद का सत्र बुलाते,
जितना खर्च अभी हुआ है इस डेलीगेशन को भेजने में, उससे 1/4 में ही मकसद पूरा हो जाता अगर संसद का सत्र बुलाते। जो बचत होती उसका उपयोग आतंकवाद से मिले हुए जख्मों पर मलहम लगाने के लिए किया जाता तो शायद अच्छा होता। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार को अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए आपदा में एक और अवसर मिल गया है। सवाल यह भी उठता है कि क्या मोदी आने वाले किसी सियासी संकट से निपटने के लिए कांग्रेस के सांसदों को अपने खेमे में करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या किसी आपात हालात में शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी मोदी के संकट मोचक बनेंगे? ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। इसका जवाब तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस को भी अपने अंदर झांकने की जरूरत है और खासकर उस लीडरशिप को, कांग्रेस की लीडरशिप को भी बहुत मजबूती के साथ लंगड़े और रेस के घोड़े और बारात के घोड़े में फर्क जल्दी से जल्दी जनता के बीच लाने की जरूरत है कांग्रेस के लीडरशिप को। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मोदी इस वक्त कांग्रेस को थोड़ा दूर करने में सफल हो गए हैं, और तब जबकि उनका साथ देते हुए उसी डेलीगेशन में निशिकांत दुबे भी दिखाई दे रहे थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के विवेचना के साथ, विश्लेषण के साथ, हमारी राय में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।